कि योग क्या है। सबसे बड़ी बात है मन और तन दोनों को जोड़ने का नाम योग है। हम कई बार देखते हैं व्यक्ति का मन कहीं और होता है, तन कहीं और होता है, अक्सर मोच आने लगती है पैर के अंदर, अचानक पैर गिर जाता है और एंकल जॉइंट के अंदर स्वेलिंग बन जाती है। ये कारण है कि आप कहीं ना कहीं अलग हैं शरीर से। तो तन, मन और श्वास तीनों एक अवस्था में चले, उसी का नाम योग है। चित्त वृत्तियों को रोकने का नाम योग है और स्वस्थ जीवन शैली जीवन जीने का नाम योग है। आनंद में रहने का नाम योग है। योग हमारे रक्त में है। तो आइए, आज हम बहुत सी छोटी छोटी पीड़ाओं से पीड़ित रहते हैं, ऐसे कष्ट रहते हैं जिसको हमेशा दर्द निवारक दवा का सहारा लेना पड़ता है। पीड़ा तक तेल की आवश्यकता रहती है। अब कब तक तेल चलेगा, कब तक गोली चलेगी, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन अभ्यास जरूर आपका चलता रहेगा, ये मुझे विश्वास है। हम आते हैं अर्थराइटिस से। अर्थराइटिस एक ऐसा रोग है जो शरीर के अंदर बहुत ज्यादा यूरिक एसिड बढ़ जाने से या प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाने से जोड़ों में वो प्रोटीन धीरे धीरे डिपॉजिट होने लगता है और उसका परिणाम जॉइंट रुकने लगते हैं, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता और उससे सारे अंग जुड़ने लगते हैं। तो उसमें योग के बहुत छोटे छोटे टिप्स जो हम सामान्य रूप से कहीं भी कर सकते हैं और उनके लिए आपको खाली पेट या भरे पेट की भी आवश्यकता नहीं है। वो है सूक्ष्म व्यायाम। उंगलियों को चलाना, उसके साथ हाथों की कलाई को चलाना, उसके बाद अप डाउन, एल्बो जॉइंट रिलीज अभ्यास, शोल्डर जॉइंट रोटेशन। इस प्रकार से धीरे धीरे आप 5 से 10 मिनट अगर ये करेंगे तो निश्चित आपके धीरे धीरे जॉइंट खुलेंगे और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता चला जाएगा और सहज अवस्था से आप अर्थराइटिस से निकल पाएंगे। आप अगर अपने वस्त्र स्वयं धोने लगे और स्वयं हाथ से निचोड़ने लगे तो 80% बीमारी तब भी नहीं रहेगी। ये तब से आधुनिक युग आया है, आधुनिक मशीनों का बहुत ज्यादा प्रयोग होने लगा है, तब से रोगों का आक्रमण हमारे शरीर पर बढ़ने लगा है। अगर आप अपना स्वयं वस्त्र जिससे आप स्नान करते समय, नहाते समय, दोनों समय उस पतले से टॉवल को अगर निचोड़ेंगे तो आपकी कलाइयों में जो स्वेलिंग आती है, जो फर्स्ट पता चलता है कि आपको अर्थराइटिस के सिम्टम्स आ रहे हैं। आपको लगता है, कईयों को दबाने से भी वायु निष्कासन होने लगता है। आप हाथ दबाएंगे तो भी अपान वायु है वो पास होने लगेगी, ऊपर से वायु निकलने लगेगी। तो सब लोग कहीं ना कहीं वायु तो शरीर में बढ़ रहा है। ऐसी अवस्था में सूक्ष्म व्यायाम बहुत आवश्यक है। अगर अभी आपने खाना खाया है, आप स्वयं नहीं तो मैं भी आपके साथ करता और आप भी करते तो अच्छा लगता। उसी के साथ साथ आप फिंगर जॉइंट, पैरों के उंगलियों को भी आप धीरे धीरे बराबर मात्रा में मूवमेंट देंगे। उसके साथ साथ टोज, बिग टोज मूवमेंट, उसके साथ साथ एंकल जॉइंट रोटेशन, उसके साथ नी जॉइंट रोटेशन, काफ मूवमेंट जो आपकी नी है उसका ऊपरी भाग है, उसके साथ लिगामेंट को प्रभावित करने के लिए, उसके साथ कार्टिलेज को प्रभावित करने के लिए आप वो सूक्ष्म व्यायाम करेंगे तो निश्चित आपका कार्टिलेज नहीं घिसेगा, जो घुटनों के अंदर कुछ समय के बाद डॉक्टर कहता है कि आप ऑपरेशन करा लीजिए। काटने का काम तो बहुत सरल है और कभी भी कटवा सकते हो, लेकिन परमात्मा के द्वारा बनाया गया ये शरीर ऐसे काटने के लिए नहीं है। आप इसको सहजता से उन योगिक अभ्यास के द्वारा स्वस्थ बना सकते हो। इच्छा शक्ति मजबूत हो, दृढ़ इच्छा शक्ति हो। योग दर्शन कहता है सतु दीर्घकाल निरंतर सत्कार जीवित दृढ़ होना। अगर आप निश्चित रूप से उस क्रिया के प्रति दृढ़ भूमि बनाएंगे, पूर्ण एकाग्रचित होकर करेंगे, तो मैं समझता हूं आप उस रोग से निजात पा जाएंगे। हाँ, साथ में आहार पर भी थोड़ा परिवर्तन करेंगे, खट्टी चीजों का निषेध करेंगे। इमली की खटाई है, अमचूर की खटाई है, कच्ची अम्बी की खटाई है, ये सारी खट्टी चीजें हमारे ब्लड के अंदर टॉक्सिन्स पैदा करती हैं। वो अलग बात है कि विटामिन सी भी देती हैं, लेकिन जिनको बहुत ज्यादा एसिडिटी बनती है, अम्लपित्त बनता है, बहुत ज्यादा खट्टापन महसूस करते हैं, जो इनो का सहारा लेते हैं इंडिया में, भारत में, या मैं नहीं जानता कि किसका सहारा लेकर के उस बनने वाले तेजाब को कंट्रोल कर पाते हैं। लेकिन इसमें प्राणायाम के अंतर्गत 2 मुख्य प्राणायाम हैं जिनको अम्लपित्त बनता है और अर्थराइटिस की भी शिकायत है। वो है शीतली और शीतकारी। शीतली प्राणायाम बहुत सरल है। वैसे तो ये प्रदेश ठंडा है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा उष्णता बढ़ने लगती है, तभी जाकर रक्त पित्त या सामान्य पित्त बढ़ने लगे तो आप शीतकारी करेंगे। शीतकारी अपनी जिह्वा को फोल्ड करके और गहरा श्वास लेंगे। आप देखेंगे ये आप कर सकते हैं।
30 से 40 अभ्यास करेंगे जिनको बहुत ज्यादा एसिडिटी है, बहुत ज्यादा खट्टी अडकारें आती है। जब भोजन पाचन करता है उसी दौरान अडकार आती है, उसमें खट्टापन होता है, तेजाब बनता है। आप उसके बाद महसूस करते हैं कि कुर्ला किया जाए। लेकिन अगर आप ये शीतली अभ्यास करेंगे तो निश्चित आपको राहत मिलेगी बिना किसी औषधि के। अब दूसरा अभ्यास है शीतली, ये था शीतकारी। अभ्यास 2 है लेकिन उद्देश्य 1 है। कईयों की टंग्स फोल्ड नहीं हो पाती, तो योग कारक ने कहा कि दूसरी भी क्रिया आप कर सकते हैं। शीतली, आप धीरे धीरे दांतों के बीच से श्वास लेंगे। टीथ के बीच में जो जगह है उससे आप वायु ग्रहण करते हैं, इनहेल करते हैं और होल्ड करें, आफ्टर एक्सहेल करें स्लोली स्लोली। तो कंटिन्यू आपको एसिडिटी और अर्थराइटिस दोनों में काफी राहत मिलेगी। या औषध का प्रयोग नहीं, या इच्छा शक्ति का प्रयोग है। आप अपने लिए समय कितना दे पाते हैं ये उसकी परीक्षा है। जब आप अपने लिए समय देंगे तो इस एसिडिटी को और जोड़ों की जो अकड़ हो रही है, जो जकड़न होकर के शरीर रुकावट कर रहा है, तो निश्चिंत इसमें हेल्प करेगा। प्रारंभ में आप 5 मिनट का अभ्यास रखिए, फिर 10 मिनट का दीजिए, फिर 15 मिनट का दीजिए। जैसे मेडिसिन की डोज बढ़ाई जाती है वैसे आसनों की क्रियाओं की डोज बढ़ाते जाएंगे तो आपको निश्चित लाभ मिलेगा आपकी अमलपित्त में, आपके जोड़ों के दर्द में। उसी के साथ साथ कुछ पोस्चर का सहारा ले सकते हैं, उसी के साथ साथ सिंह आसन का सहारा ले सकते हैं। श्वास बाहर निकालते हुए टंग्स को बाहर निकालिए। जिनको थायराइड की शिकायत है, जिनको हाइपो या हाइपर 2 प्रकार के हैं। यहाँ एक स्रावित होता है, ग्लैंड्स है, ये हमारी थायराइड ग्लैंड्स है। आउटो का ग्रंथि बोलते हैं हिंदी में। कईयों का रक्त दूषित हो जाने से, पुरुषों में बहुत कम होता है, महिलाओं में मेनोपॉज के अंतर्गत ये समस्या आने लगती है। शरीर भारी होने लगता है, पानी भी पिए तो ऐसा लगता है जैसे शरीर के अंदर बहुत ज्यादा खा लिया हो, जबकि ऐसा होता नहीं। शरीर वैसे फूलने लगता है हाइपो की अवस्था में, और डॉक्टर एक रेगुलर मेडिसिन बांध देता है कि जब तक लाइफ है और जब तक आपकी दवाई चलेगी। लेकिन मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पिछले 15 सालों से मैंने देखा कि जो दवाइयों पर रेगुलर थे वो योग अभ्यास करते करते दवाइयों की डोज डॉक्टर ने कम करते चले गए, कम करते चले गए। मैंने उनको ये नहीं कहा दवाई बंद कीजिए, मैंने इतना जरूर कहा और डॉक्टर से टाइम टू टाइम सलाह अवश्य लीजिए, क्योंकि दवाई की एक समय तक फुल डोज चलती रहे तो दवा असर करना कम कर देती है। क्योंकि दवा और आहार दोनों फुल मात्रा में जाएगा तो दवा आहार का रूप ले लेती है, डाइट का रूप ले लेती है। इसलिए प्रयास करें कि जब आप एक साइड में योग अभ्यास करें, दूसरी साइड में मेडिसिन ले रहे हैं, तो जब मेडिसिन की मात्रा नेचुरल डॉक्टर कम करता जाएगा और आप योग अभ्यास बढ़ाते जाएंगे, तो जो थायराइड की समस्या है वो बड़ी भयानक समस्या है। और खासकर अपने भारतीयों में ये इस तरह के रोग देखने को मिले हैं। तो इसमें सबसे पहले सिंह आसन है। सिंह आसन एक ऐसी क्रिया है वो आप कहीं भी कर सकते हो। हाँ, खाना खाने के कम से कम 1 घंटे बाद करें और पेट को खाली करके करेंगे कोई भी क्रिया तो ज्यादा लाभ देगा। कईयों की कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, कब्ज, तो प्रयास करें कि उष्ण जल हल्का सा कभी कभी नींबू डाल के 5-10 बूंद, पूरा नींबू ना निचोड़ दें। कईयों की आदत होती है मैं लेमन टी पीता हूँ, हमने पूछा कितना ले लेते हो, 3 चाय लेता हूँ 3 नींबू के साथ, तो 1 चाय में 1 नींबू। अति आहार शरीर के व्यवहार को बिगाड़ देता है, तो 5 या 10 बूंद विटामिन सी उसमें पूर्ति हुआ उतना डाल के आप सुबह दवा की जगह पानी पीजिए। जिनको अमल पित्त नहीं बनता, और पानी पीने के बाद पेट को अच्छे से इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन दोनों को अच्छे से कंप्लीट क्लीन करने के बाद फिर आप क्रियाओं को करेंगे। तो जो थायराइड के लिए महत्वपूर्ण क्रिया है जो योग के अंदर, वो है सिंह आसन। दूसरा है उज्जयी प्राणायाम। और आसनों में भी कुछ मुख्य आसन हैं। तो पहले मैं आपको क्रिया दिखाता हूँ। क्रिया कैसे है? नेचुरल शरीर को ढीला छोड़कर दोनों हाथ आगे रखकर शेर की समान दहाड़ने की आवाज देंगे, जिससे पर्टिकुलरली आउटो का ग्लैंड्स को मसाज मिल सके, उसका इंटरनल व्यायाम हो सके, एक्सरसाइज हो सके, तभी वो चीजें आप ज्यादा बेनिफिट ले पाएंगे। कैसे?
जितना टंग्स को आउटसाइड, जितना बाहर की तरफ निकाल सके। जैसे जैसे टंग्स को बाहर निकालेंगे जीव्या को, वैसे वैसे आपका कंठ टाइट होने लगेगा, रोकने लगेगा। वहां के जो ब्लड सेल है वो अच्छी तरह मूवमेंट करने लगेंगे, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने लगेगा। तो जो रस तैयार होता है लाइफ टाइम 1 टीस्पून, वो धीरे धीरे सिक्रेशन उसका बढ़ने लगेगा और आपकी मेडिसिन की मात्रा घटने लगेगी। और नेचुरल जो मेडिसिन से सिक्रेशन बढ़ा रहे थे आप थायराइड के संदर्भ में, वो इस क्रिया से मिलने लगेगा और आपका स्वस्थ चेहरा दिखाई देने लगेगा। उसी के साथ दूसरा जो क्रिया है वो है प्राणायाम। प्राणायाम एक ऐसी क्रिया है जो शरीर का एक नेचुरल शोधन करता है, ब्लड को पतला करता है, ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है। प्राणायाम एक जीवन जीने का बहुत बड़ा साधन है। प्राण प्लस आयाम, प्राण जीवनी शक्ति, आयाम बढ़ाना। तो आप कैसे बढ़ाएंगे? थायराइड को मिटाने के लिए, उसको स्वस्थ रखने के लिए आप कंठ को हल्का सा टाइट करेंगे। ये 3 स्टेप में करते हैं। पहला स्टेप देखेंगे, कंठ को टाइट करके धीरे धीरे इनहेल करेंगे, जैसे इनहेल में कर रहा था आपके सामने। ये फर्स्ट स्टेज है। सेकंड स्टेज जो खर्राटे लेते हैं, ये स्लोइंग प्रॉब्लम को भी हेल्प करता है, ये साइनोसाइटिस प्रॉब्लम को भी हेल्प करता है, ये माइग्रेन प्रॉब्लम को भी हेल्प करता है। तीसरी टेक्निक, ये 3 अवस्थाएं हैं, 3 प्रकार से है। उद्देश्य एक है कि आपके आउटुका ग्रंथि का, आपके थायराइड ग्लैंड्स को मूवमेंट मिले, उसको व्यायाम मिले। तो आप कंठ को हल्का सा टाइट करके, श्वास नली है उसको क्लोज करके इनहेल करेंगे। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है, झटके का प्रयोग नहीं करना। धक्का स्टार्ट गाड़ी नहीं बनाना, सेकंड हैंड गाड़ी नहीं बनाना, फर्स्ट हैंड रखना। आप लेना है तो गहरा लेना, रुकावट पैदा नहीं करना। उससे आपका स्टेमिना डेवलप होगा, उससे आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, उससे आपके हार्ट की कैपेसिटी बढ़ेगी और साथ साथ में आपके जो थायराइड ग्लैंड्स है उसको बहुत हेल्प मिलेगी। लेकिन 1-2 राउंड करके नहीं, इसको अलग से एकांत अवस्था में आप अभ्यास करेंगे। ऐसी अवस्था में अभ्यास ना करें जहां आपका मजाक उड़ाया जाए, जहां दूसरे को डिस्टर्ब हो, क्योंकि ये आपका व्यक्तिगत विषय है। आप जैसे मेडिसिन चुपचाप ले लेते हैं साइड में पानी दे करके, ऐसे योग अभ्यास भी आपने अलग से अपना समय बना लेंगे, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को। तो ये 2 क्रिया मुख्य थी। पहला था सिंहासन, फिर देख सकते हैं एक बार, उसमें दोनों हाथ टिकाकर, घुटने टिकाकर और धीरे से पेट को, मांसपेशियों को हल्का लूज रखेंगे और कंठ को भी लूज रखेंगे और टंग्स को अच्छे से आउटसाइड करेंगे। जैसे पहले इनहेल करें, फिर एक्सहेल, टोटली श्वास को बाहर निकाल देना है। और देखने को ये उपहास एक मजाक सा लगता है, बच्चों जैसी क्रिया हम करेंगे, लेकिन मैं मानता हूं बंधुओं मित्रों आपको करना होगा अगर आप इस चीज से। और योग एक प्रिवेंटिव है, योग रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला है। हेयम दुखम अनागतम, कष्ट आने से पहले बचिए। अब घर में चोरी हो जाए फिर पुलिस को आप फोन करें तो चोरी तो हो चुकी, फिर कोई लाभ नहीं। बीमारी घर कर जाए फिर आप योग को संभालें तो कोई लाभ नहीं। आप अभी से जागेंगे तभी जाकर के आप कंट्रोल कर पाएंगे। हेयम दुखम अनागतम, कष्ट आने से पहले बचिए। ये मेरी भाषा नहीं है, योग दर्शन लिखा है कि कम से कम पहले अभ्यास करें। स्वस्थ है तभी योग करेंगे, तभी अस्वस्थ नहीं होंगे। जब अस्वस्थ होंगे तो फिर तो डॉक्टर ही इलाज है। ठीक है, तो इसी प्रकार से कुछ रोग ऐसे हैं जिनको हम सहज अवस्था में दूर करने लगते हैं। अब उसके साथ साथ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एक ऐसा रोग है जिसमें व्यायाम ही उसका उपचार है, लेकिन व्यायाम भी सावधानी से करना है। ये नहीं कि आपने टीवी पर देखा, या योग एक ऐसी विषय है, ऐसी क्रिया है जिसको आप बिना किसी अच्छे योग शिक्षक के बिना नहीं सीख सकते। आप स्वयं करेंगे, कहीं गलत कर गए तो कहीं सिस्टम ज्यादा बिगड़ जाता है।
आपके आसपास कोई अच्छा योग सेंटर हो, अच्छा योग एक्सपर्ट हो, उसके सानिध्य में, उसके प्रशासन में आप योग अभ्यास करें। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में कई लक्षण हैं, जैसे चक्कर आना, जी मचलाना, वॉमिटिंग जैसी स्थिति, और कई बार ये नहीं हो पाता तो स्वतः कई बार पसीना आ जाना शरीर के अंदर, और कभी कभी अचानक उठते हुए चक्कर आके गिरने की संभावना। सावधानी रखें कि आप आगे नहीं झुकाएंगे। इसमें C1 से लेकर C6 तक इसके बीच में एक हल्का सा पार्टिकल्स, एक हल्का सा लुब्रिकेंट, एक केमिकल टाइप वो सूखने लगता है, जिसके सूखने से वहां पर उस अवस्था की कमी महसूस करता है और उसको कभी कभी आगे हल्का झुकते ही चक्कर आते हैं। ऐसी अवस्था में सामान्य अभ्यास केवल दोनों हाथ चलाना, शोल्डर रोटेशन करना और गर्दन का व्यायाम, उसके साथ साथ उत्कट आसन, ये चारों चीजें मैं आपको दिखाता हूं। पहली अवस्था, दोनों हाथ सामने लेकर अंगूठा अंदर लेते हुए धीरे धीरे अंदर की तरफ से 10 से 20 राउंड करेंगे। एल्बो स्ट्रेट रहे, शोल्डर स्ट्रेट रहे, दृष्टि सामने, गर्दन ऐसे नहीं रहे, ऐसे करते ही फिर चक्कर आएंगे। प्रयास करें बिल्कुल सीधा रखिए गर्दन, जैसे फोटोग्राफर की दुकान में बैठते हैं और गर्दन सीधी होती है, नाई की दुकान में बैठते हैं गर्दन सीधी होती है, वैसे ही गर्दन आपने रखनी है सामने। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप कहीं न कहीं फोटो उतरवा रहे हैं या बाल कटवा रहे हैं, तभी गर्दन सीधी होती है, अन्यथा हम अपने पोस्टर को गड़बड़ करते हैं। तो पहले अंदर की तरफ से, फिर बाहर की तरफ से, दोनों हाथों, इसका संबंध यहाँ से है, ये पूरा का पूरा वेन आपकी हाथ से लेकर के और गर्दन तक जाती है। इसके बाद दोनों हाथ नीचे, एक ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर, लेकिन ध्यान रखें एल्बो बैंड ना हो, गर्दन सीधी हो। दो अभ्यास। तीसरा अभ्यास स्विमिंग अभ्यास, एल्बो शोल्डर बराबर लेवल पर हो, चिन हल्का सा सामने, और स्विमिंग अभ्यास धीरे धीरे, दृष्टि सामने, पहले राइट साइड, फिर रिवर्स वापस, गर्दन सीधा रखेंगे। ये आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए महत्वपूर्ण अभ्यास है, साथ साथ आपके फेफड़ों के लिए महत्वपूर्ण अभ्यास है। नेचुरल अगर स्विमिंग डेली करें तो उनका हृदय हमेशा मजबूत रहता है, गर्दन मजबूत रहती है, पेट की मांसपेशियां स्ट्रांग रहती हैं, आपकी बैक स्ट्रांग रहती है केवल स्विमिंग करने से। 2-3 अभ्यास हुए। चौथा अभ्यास, दोनों हाथों में फिंगर लॉक करेंगे, मस्तिष्क के ऊपर लगाएंगे और धीरे धीरे अपने फिंगर से दबाव दीजिए फॉरहेड की तरफ, मस्तिष्क की तरफ। श्वास भरते हुए ब्रीथ इन, आउट, ब्रीथ इन, आउट। ये 3 बार किया आपने, यहां से लेकर पूरा टाइट करते हैं। फिर से लास्ट राउंड, होल्ड करें श्वास को, हाई बीपी है तो श्वास रोकेंगे नहीं, फिर धीरे से उसी प्रकार पीछे, गर्दन सीधी बिल्कुल, आगे न बेंड हो, फिर श्वास लीजिए। अब फॉरहेड को पीछे की तरफ पुशअप करेंगे और हाथ को आगे की तरफ, ब्रीथ इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट। इस प्रकार से 2 अभ्यास। तीसरा अभ्यास, ये आपकी जो हथेली का निचला हिस्सा है, जो पर्वत बोलते हैं, यहां से लेकर पूरा हिस्सा साइड में लगाएंगे, दोनों पैर जोड़ के रखिए, दृष्टि सामने, फिर श्वास लेते हुए प्रेशर देंगे राइट साइड, और हाथ का माथे पर और माथे का हाथ पर एक दूसरे के विरुद्ध दबाव डालिए। ब्रीथ इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, छोड़ दीजिए। उसी प्रकार लेफ्ट साइड, ध्यान रहे कलाई भी अच्छे से बेंड हो, इधर से एल्बो का भी पोस्टर ठीक हो, आपके शोल्डर का भी। यस, फिर से इस प्रकार से 5-5 राउंड का आप एक पूरा सर्कल बना लें, और लास्ट राउंड दोनों अपने हथेलियों से ठोड़ी के नीचे रखिए, गर्दन सीधी, फिर से उसी प्रकार श्वास लेते हुए दबाव बढ़ाएं एक दूसरे के विरुद्ध, चिन को नीचे और हाथ को ऊपर। स्टार्ट,
फिर से ब्रीद इन, थर्ड राउंड, चौथा राउंड। ये है महत्वपूर्ण अभ्यास सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस के। आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, यहाँ पर बैंड बांधकर आपको बेड पर लेटाकर हल्का सा खिंचाव देता है, और वही खिंचाव आप योग की क्रियाओं के माध्यम से आप अपने हाथों से ले सकते हैं। इस क्रिया करने के बाद अगला अभ्यास, दोनों हाथ कंधे के ऊपर रखेंगे, फिर हल्का सा दृष्टि सामने, बिल्कुल सामने आप अपनी नजर के, और दोनों एल्बो जोड़ दें। अब चिन्ह हल्का सा ऊपर, और यहीं से शोल्डर रोटेशन। ध्यान रहे आपकी एल्बो जुड़ी रहे और ऊपर देखते हुए, दृष्टि नीचे नहीं रखेंगे, या तो सामने रखिए या हल्का सा छत की तरफ, बादलों की तरफ रखेंगे। 5 से 10 राउंड राइट साइड सामने की तरफ, फिर रिवर्स, छोड़ दीजिए। अब बहुत सरल सरल क्रियाएं हैं। जो स्वस्थ जीवन जीना चाहता है तो मैं समझता हूँ अपने लिए जरूर समय निकाले, क्योंकि मेडिसिन को कई बार रखते रखते पानी में भूल जाते हैं, गल जाती है, हाथ में पसीना आ जाता है, लेकिन इसमें कुछ नहीं होगा। ये इतनी एक सावधानी के साथ क्रियाएं रहेंगी आपके पास, और कोई खर्च नहीं। हाँ, आपकी एनर्जी जरूर व्यय होगी, आपको पसीना आ सकता है, और पसीना आएगा तो शरीर में, खून में एक उष्णता बढ़ेगी। पसीना आने से शरीर में हल्कापन होगा, ब्लड पतला होगा, अच्छे से ऑक्सीजन जाएगी। उसके साथ साथ अगला अभ्यास सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस का। धीरे धीरे आप देखेंगे, लास्ट, धीरे धीरे दोनों उंगलियों को आगे बढ़ाएं। आप धीरे धीरे हील उठाएं और खिंचाव दें, फिर धीरे धीरे नीचे लाएं। 10 से 20 बार करेंगे। इसको हम मकड़ी चाल बोलते हैं। जिस मकड़ी से अमेरिका परेशान है, लेकिन वो मकड़ी बड़े काम की है। उस मकड़ी चाल को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे और पूरी आपकी नसें खुलती चली जाएंगी। और लास्ट आसन इसमें, ये देखिए कुछ क्रियाएं। आसन उत्कट आसन। आसन के अंतर्गत दोनों पैर जोड़कर इस प्रकार से, और पहले बिल्कुल सीधी अवस्था, सीना तना हुआ, पेट अंदर, स्पाइन स्ट्रेट, बिल्कुल दृष्टि सामने, एक सोल्जर पोजीशन, आर्मी पोजीशन। धीरे धीरे दोनों हाथ कंधे के बराबर, और खिंचाव दे बाहर, और खिंचाव दे, और खिंचाव दे। यहीं से परिवर्तन लें, और परिवर्तन लेने के बाद दोनों हाथ ऊपर की तरफ खिंचाव दें। कहीं भी लूजनेस ना हो, कहीं भी ज्वाइंट के अंदर ऐसा ना हो कि स्ट्रेचिंग ना मिले। वहीं पर धीरे धीरे आप फर्स्ट नी बेंड करेंगे, फर्स्ट स्लोली नी बेंड करेंगे, स्लोली स्लोली डाउन, हिप्स डाउन। अब सेकंड, आप अपने चिन को ऊपर की तरफ लेंगे, टोटली आपका फेस स्काई, आकाश की तरफ जाएगा। एल्बो स्ट्रेट। अब कमर को नीचे खींचना है और ठोड़ी को ऊपर। फिर धीरे धीरे फर्स्ट नी स्ट्रेट, सेकंड बैक स्ट्रेट, थर्ड नेक स्ट्रेट, फोर्थ स्लोली हैंड डाउन। किसी भी आसन में जल्दबाजी नहीं करेंगे। किसी भी अभ्यास में मन को तन से अलग नहीं होने देंगे। जैसे ही मन हटा, दुर्घटना घटी। जो भी जितने भी योग की क्रियाएं हैं, वो सभी पूर्ण मनोयोग से करनी होगी। ये आपको बैक पेन में भी लाभ देगा। इनको L4, L5, S1, S2 और लास्ट टेलबोन के आसपास भी पेन रहता है, या डिस्क प्रॉब्लम की शिकायत है, या सियाटिका पेन की शिकायत है, हिप ज्वाइंट से लेकर एंकल ज्वाइंट तक कई बार पेन होने लगता है, और डॉक्टरी चिकित्सा में सिवाय पेन किलर के इसका कोई निवारण नहीं। आप देख सकते हैं, जबकि मेडिकल साइंस बहुत आगे है, लेकिन एक्सरसाइज उनसे कहीं और आगे है। इसी में जिनको नेक और बैक दोनों कमजोर है, उसमें कुछ नहीं, बहुत हल्के हल्के पोस्टर है। दूसरा, इसमें करेंगे बजरंग आसन। बजरंग हनुमान जी को कहा है, कहते हैं कि वो जब अभ्यास करते थे, योग अभ्यास करते थे, उन्हीं में से की पोस्टर है। पहले राइट पैर आगे लेंगे और घुटने से बेंड करें, और बेंड करें, पिछला घुटना सीधा रखेंगे, और हिप्स का ज्वाइंट भी स्ट्रेट रहे, नी भी स्ट्रेट रहे, और प्रॉपर आपके हिल ग्राउंड से लगी रहेगी। कहें तो मैं नीचे आकर के दिखाता हूं, क्योंकि आप अच्छे से देख पाएंगे। इस प्रकार
सज्जे की अवस्था, राइट पैर आगे लेंगे और धीरे धीरे अगले पैर के घुटने को बेंड करेंगे। ध्यान रहे जिनको अर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, वो बहुत ज्यादा नी को बेंड नहीं करेंगे क्योंकि वहां उनका लिगामेंट कमजोर होता है। फॉर एग्जांपल सीमेंट टाइप रहती है, वो कमजोर रहती है। तो या तो प्रोटीन या कैल्शियम डॉक्टर से रिकमेंड करके डलवाएं, तब जा करके ये अभ्यास करें। लेकिन जिनका बहुत नाजुक है वो बहुत ज्यादा बेंड नहीं करेंगे। तो कैसे करना है? घुटने को बेंड करने के बाद दोनों हाथ सामने ले और सामने और सामने और सामने, और यहीं से सीना तानते हुए छत को देखिए। श्वास नॉर्मल चलने दें, फिर धीरे धीरे नी स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट, हाथ विपरीत, फिर नॉर्मल। वज्रासन, जिसकी नी में प्रॉब्लम है, जिसकी बैक में प्रॉब्लम, कई बार कईयों की समस्या आती है कि जब मैं उठता हूं तो कई बार हिप्स का भाग नीचे ही रह जाता है, उसको हाथ का सहारा लेकर उठाना पड़ता है। कईयों की समस्या है कि गर्दन जब ऐसे है तो ऐसे ही रहती है। ड्राइविंग करते समय आपकी अक्सर गर्दन बहुत टेढ़ी रहती है। कंप्यूटर चलाते समय आपका पोस्चर गड़बड़ होता है, उसी से सर्वाइकल बनने लगता है। या आप किसी एक पर्टिकुलर एंगल में एंडोस्कोपी या कोई भी काम करते हैं या उनकी जर्सी या इस प्रकार से बनाते हैं, वो भी आपका टेनिस एल्बो और सर्वाइकल ले बैठता है। उन अवस्थाओं में आपको हेल्प करेगा वज्रांगासन, आपको हेल्प करेगा उत्कटासन, आपको हेल्प करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। बहुत कठिन नहीं है, 8 से 80 साल तक का व्यक्ति आराम से कर सकता है। 80 वर्ष तक किया तो मैं समझता हूँ 100 वर्ष तक भी हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे अभ्यास आप कर सकते हैं। उसी के साथ फिर दोनों पैरों में दूरी, दोनों हाथ सामने, जिनके पीछे पेन रहता है, इस हिस्से के पीछे पेन रहता है, ये हाथ नहीं उठा पाते, वजन नहीं उठा पाते, फ्रोजन सिम्टम लक्षण है, फ्रोजन शोल्डर हो गया, यहाँ से भी ज्वाइंट के अंदर हल्का सा लुब्रिकेंट सूख जाता है। डॉक्टर कहता है कि कैल्शियम लीजिए, डॉक्टर कहता है पाउच लीजिए दूध में घोल करके, लेकिन बहुत ज्यादा कैल्शियम लेने से आपकी किडनी में स्टोन डिपॉजिट हो जाती है, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप उस प्रोटीन को, जरूरी नहीं उस कैल्शियम को अच्छे से डाइजेस्ट कर सकें। तो उसके विकल्प में तिल, अलसी के बीज और अखरोट वो ले सकते हैं। विकल्प में एक नेचुरल, वो आपकी किचन में है। अखरोट समझते हैं, अलसी के बीज, फ्लैक्सीड, व्हाइट तिल, ये आपके जोड़ों में जो लुब्रिकेंट सूख गया है उसकी पूर्ति करने में हेल्प करेंगे। लेकिन मेडिसिन के रूप में लेना है, यानी टेस्टी लगे तो आपने खूब खाना शुरू किया, नहीं तो बंद किया। ½ टीस्पून व्हाइट तिल, ½ टीस्पून फ्लैक्सीड और 1 अखरोट। ये एक उस व्यक्ति की डाइट है जिसके जोड़ों में लुब्रिकेंट कम हो गया, या सामान्य भाषा में लोग कहते हैं ना ग्रीस सूख गया। तो ऐसा नहीं है, कोई उम्र